अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 100 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करा दिए हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए हो या ना हो, क्योंकि मुझे 3 डिजिट मिल चुके हैं मेरे सब्सक्रिप्शन फील्ड में। 100 मेरे 3 डिजिट हो चुके हैं। जल्द इसी के लिए जिम्मेदारी कि अब आप इसको 4 5 6 7 डिजिट में बना दीजिए, ताकि चैनल और अच्छे से ग्रो हो सके। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहेंगे, आप लोगों के लिए क्लासेस लाते रहेंगे। बस आप भी हमेशा मेहनत कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा अचीव कीजिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने कंप्लीट कराई है। तो सबसे ज्यादा शुक्र अदा मैं आपका करना चाहूंगी। और ऐसे ही मेरे चैनल को और ज्यादा ग्रो करवाइए, ऐसे ही हमें आगे बढ़वाइए, हमें मोटिवेशन दीजिए। और हमारा मोटिवेशन हमेशा आपके साथ भी रहेगा। आप भी मोटिवेट रहिए, अपने काम में दिल लगा के मेहनत कीजिए। आज हमें देखना है हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था। अब आर्य कैसे भारत में आए, कैसे उन्होंने इस सभ्यता को इस देश में चलाया, ये सब मैं आपको ऑलरेडी कल की क्लास में बता चुकी हूँ। कल की क्लास नहीं देखी तो जरूर पहले से देखिए। आज है पार्ट 2। आज हम लोग देखने वाले हैं जो वैदिक समाज है वो कैसा था, किस प्रकार से यहाँ की प्रणाली थी, कैसे यहाँ के राजनीति सामाजिक आर्थिक विकास होता था। ठीक है। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस सभ्यता में एक बुक थी, यानी कि एक वेद था। वो कौन सा वेद था मुझे कमेंट में बताओ। उसी नाम से इसको एक और सभ्यता के नाम से जानते हैं, यानी कि उसी वेद के नाम पर इस सभ्यता का नाम भी पड़ता है। ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी मैंने आपको कल बता दिया। मैंने कल आपको एक चीज दिखाई थी जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपको मैंने बताए थे कि इसमें जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हम लोग किसी भी बुक को पढ़ते हैं उसे हम यूनिट में डिवाइड करते हैं। इसको भी हमने 10 यूनिट में डिवाइड किया था, 10 भागों में। जैसे हमने कहा था मंडल, क्या कहा था हमने, मंडल। अब ये हर मंडल में ना क्या है पता है लिखा हुआ, इनमें लिखे गए हैं मंत्र। इनकी जो भी बातें होती थी आपस में, या जो भी इस टाइम पे समाज कल्चर था ना, वो मंत्रों के अकॉर्डिंग बताया जाता था। यानी कि सुर में बताया जाता, एक कविता के रूप में, एक गाने के रूप में होता था। जैसे अगर हम दो चार लोग बात करेंगे तो हम नॉर्मल आपस में बात करेंगे, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर वही मैं आपको गाते हुए सुर में कुछ एक दो शब्द को जोड़कर एक लतीफा बना के पेश करूं तो वो अलग चीज हो जाती है। बात वही है, तरीका अलग है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग आपस में मंत्रों में बात करते थे, या फिर ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग बात कर रहे थे, बट जो ये लिखते थे ना वो मंत्रों में लिखा जाता था। मतलब एक तरीके से उसे मंत्र कह दिया गया बाद में। इनका जो भी समाज है उसके बारे में जो भी चीजें इन्होंने बताई है, उन्होंने इसे पोइट्री फॉर्म में दिया है, यानी कि पद्यांशु में, पोइट्री में। तो इसी को क्या कहा गया है, मंत्र। तो इसमें टोटल कितने मंत्र थे, इसमें है 1600 मंत्र। वर्तमान में अब इनको हम मंत्र कहते हैं। वैसे ये एक प्रकार से यहाँ की समाज को, संरचना को बताने वाली चीजें हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो जिसको मंत्र नाम दिया गया। तो टोटल 1600 मंत्र है 10 मंडल के अंतर्गत। ठीक है। अब हमें पढ़ना है इनका समाज, इनकी सामाजिक प्रणाली कैसी थी। कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि इनका जो समाज है वो कैसा है, शहरी या ग्रामीण। क्योंकि इससे पहले सिंधु सभ्यता वाली शहरी थे, लेकिन ये लोग ग्रामीण समाज था। इनका समाज कैसा था, ग्रामीण। इनका समाज ग्रामीण था। अभी ग्रामीण परंपरा यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है। तो ग्रामीण समाज इन लोगों का था। और इनके जो समाज है ये था पितृतंत्रात्मक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समाज में ये देखा जाता है कि वहां पर शासन किसका चलेगा, यानी कि परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया कौन होगा। जैसे कि वर्तमान में है वही प्रणाली यहाँ भी थी, पितृतंत्रात्मक। यानी कि किसका शासन होगा, एक पुरुष का शासन होगा, पिता का शासन होगा। यानी कि घर का जो मुखिया है वो कोई ना कोई पुरुष ही बनेगा। फिर वो दादा हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, कोई भी। तो वो होती है पितृतंत्रात्मक प्रणाली। और आगे जो भी पीढ़ी चलेगी वो लड़के के नाम पर चलेगी, पुरुष के नाम पर चलेगी। उसी तरह समाज में जो महान होगा, मतलब जो समाज में समाज को चलाएगा वो राजा हो सकता है या कोई भी। तो वो एक पुरुष होगा, ना कि स्त्री होगी। जैसे ब्रिटेन में महारानी होती है, लेकिन यहाँ पर राजा होगा। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप फटाफट लिखिए कि इनका समाज ग्रामीण था और पितृतंत्रात्मक पर आधारित था। अब हमें देखना है इनके ग्रामीण की इकाई। कोई भी ग्राम समाज कैसे बनता है, तो यहाँ इसकी कुछ इकाइयां हैं। इकाई मतलब कि सबसे छोटा व्यवस्था क्या है, फिर उससे बड़ी व्यवस्था क्या है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई इस समाज की या इस वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी इकाई है परिवार।
सबसे छोटी इकाई है परिवार। और फिर उसके बाद दो या तीन या अधिक, दो या तीन या इससे अधिक परिवार, इससे अधिक परिवार मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। सबसे छोटी इकाई है परिवार, यानी कि जैसे हमारा भी समाज है, हमारे समाज में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार। समाज किसे कहेंगे? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग हो। कोई सिंगल व्यक्ति समाज नहीं कहलाता है, समाज में कुछ ना कुछ लोग होने चाहिए। तो समाज में सबसे छोटी इकाई क्या है? मतलब सबसे, अगर हमें समाज को पढ़ना है तो हम सबसे फर्स्ट लेवल किसके बारे में पढ़ेंगे, या सबसे निम्न स्तर से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वो हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में। परिवार कैसा होता है, परिवार में कैसे लोग होते हैं, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, परिवार। तो सबसे छोटी इकाई है परिवार। अब ऐसे ही किसी समाज में एक ही परिवार तो नहीं रहता होगा ना, इंसान इतने ढेर सारे, तो उनके भी अलग अलग परिवार होंगे। तो ऐसे 5-6 परिवार जो होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं कुल। क्या बनाते हैं? कुल। कुल मतलब हो गया कि एक ही टाइप का जहां रक्त संबंध है, या फिर जहां पर एक ही टाइप के ब्लड रिलेशंस हैं, एक ही जैसे लोग रहते हैं समाज में, तो वो बन जाएगा आपका कुल। जब ये 3-4 कुल मिल जाए, ऐसे ही 3 या 4 कुल मिल जाए, अलग अलग कुल मिल जाए, तो वो मिलकर बनाते हैं ग्राम, एक गांव। एक गांव का निर्माण होता है जब ऐसे ही 3-4 कुल मिल जाए। अब 3-4 कुल में कितने परिवार होंगे? सोचो, एक में 10 है, एक में 5 है, एक में 15, तो कुल मिला के लगभग 30 से 35 गांव इसमें हो जाते होंगे। 25-30 गांव, सॉरी 25-30 परिवार। तो क्या होता है? सबसे छोटी का ये परिवार। परिवार जब 2-3 मिलते हैं उसके बाद बनता है कुल। जब 2-3 कुल मिलता है उसके बाद बनता है ग्राम। जब 2-3 ग्राम या 2-3 से ज्यादा ग्राम बन जाते हैं तो उससे मिलकर बनता है जन। और जन यहाँ की सबसे बड़ी इकाई है। जन यहाँ की सबसे बड़ी इकाई है। जन पर ये आकर खत्म हो जाता है। वैसे अगर हम वर्तमान में कहें तो वर्तमान की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? वर्तमान की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी नगर, महानगर, मेगा सिटीज। यहाँ पर आकर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। परिवार जब मिलते हैं तो बनता है कुल। कुल जब मिलते हैं तो बनता है ग्राम। ग्राम जब मिलते हैं तो बनता है जन। और जन है सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, तो ये फटाफट लिखिए। हाँ, ऐसे ही लिखिए। ठीक है, फटाफट लिखिए। नहीं लिखा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, अब ये समाज बन गया, ग्राम बन गया, कबीला बन गया, परिवार बन गया। सर मैंने आपको कबीला नहीं लिखा है ना, परिवार पर एक चीज मिस्टेक हो गई है। जो मैंने आपको बताया था परिवार से मिलकर बनेगा कुल, नहीं, परिवार से मिलकर बनेगा कबीला। सबसे छोटी हो गई परिवार। परिवार को ही कुल कहा जाएगा, परिवार या कुल। मतलब कुल का मतलब ये है जिसमें एक ही ब्लड रिलेशन के लोग आ गए तो वो कुल है। कुल या परिवार दोनों ही सेम चीज है। इनसे मिलकर बनेगा कबीला। कबीला जिसमें 3-4 टाइप के कुल आ जाएंगे। जैसे ये परिवार है, इस परिवार का अलग कुल, फिर दूसरे परिवार का कुल, चौथे, पांचवें, छठे, तो ये कुल मिलकर बनेगा कबीला। कबीले से मिलकर बनेगा ग्राम। ग्राम से मिलकर बनेगा जन। कबीले से मिलकर बनेगा ग्राम। ग्राम से मिलकर बनेगा जन। ये है इस प्रकार की इकाई। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो परिवार या कुल, उससे मिलकर बनेगा कबीला, उससे मिलकर ग्राम, एंड लास्ट में आपका बनता है जन। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस कबीले का, इस जन को संभालने का कोई ना कोई तो होगा। क्योंकि देखो, हमने परिवार बना दिया, समाज बना दिया, समाज में कभी कोई चोरी करता है, किसी को मारता है, पीटता है, ठीक है, कभी लड़ाइयां हो जाती, तो इन सबको देखने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। किसी के घर में अनाज, अगर सार्वजनिक संपत्ति है तो उसको आपस में कैसे बांटा जाए, अब इन सबको देखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है। तो समाज में क्या करते हैं ना लोग, अपने में से किसी एक व्यक्ति को जो थोड़ा दिमागदार है, जिसकी जाति उच्च है, पहले के जमाने में, वर्तमान की बात नहीं कर रहे, जिसकी थोड़ी जाति उच्च है, जो थोड़ा समझदार है, पेशेंस रखने वाला है, ऐसे व्यक्ति को गांव का मुखिया बना देते हैं या फिर राजा बना देते हैं। वही संस्था यहाँ भी चलती थी। तो यहाँ पर पूरे कबीले का, पूरे जन का कौन होता था? राजा होता था। तो प्रमुख कौन होगा यहाँ का? प्रमुख, यहाँ का प्रमुख होता है राजा। लेकिन ये जो राजा है ना, ये कबीले का होगा, ठीक है, जन का नहीं होगा। ये राजा कबीले का होता है।
ठीक है। तो कबीले का मुखिया कौन होता है? राजा होता है। हर कबीले में कोई ना कोई राजा होगा, फिर इनको पर जनपद में सबसे बड़ा राजा होता था। ठीक है। तो कबीले में क्या होते थे? हर प्रकार के राजा होते थे, हर कबीले में हर राजा होता था। अब इस राजा को ना राजा नहीं कहा जाता था। वैसे आपने सुना होगा हर समाज में कुछ और कहा जाए, जैसे महाराज, महाराजा, महाराज, अधिराज, अलग अलग नाम होते हैं। तो उसी तरह यहाँ के राजा को क्या कहते थे वो सुनिएगा। इनके नाम होते थे गोपति। इसके पीछे रीजन बताऊंगी कि ये नाम क्यों लिखे हैं, बताएंगे। पहले आप लिखते जाइए। गोपति, जनस्य गोप, जनगोप, विषपति, भोगपति, ये होते थे यहाँ के राजा के नाम। इस नामों से इस नामों से इनको पुकारा जाता था। देखो हर एक में एक चीज आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, गोप, 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 गोप। ये गोप क्या है? ये गोप है गाय। इस समाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पशु है वो है गाय। इनकी धार्मिक, आर्थिक, हर तरीके का पशु जो है वो है गाय। तो जो गाय है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट रखती थी कि जो राजा बनाया जाता था वो मेन इस बात के लिए बनाया जाता था कि वो हमारी गायों की रक्षा करे, हमारे गायों का ध्यान रखे, क्योंकि गाय ना इनका मेन केंद्र होता। अब एक बात समझिएगा, देखो ये मान लिया जाए ये है गाय का बाड़ा। गाय कहाँ बनती है? गाय के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह होती है ना जहां पर उसको बांधा जाता है। तो ये जो गाय है ना, गाय जिस बाड़े में बनती है उसके आसपास अगर कोई गांव बन जाए या कबीला बन जाए, क्योंकि 3-4 गांव वगैरह मिलकर जब या कबीला गांव बन जाते हैं ना, तो वो उस गांव या कबीले का नाम इस गाय के आधार पर दिया जाता है। उसी से आपका जो ये निकला गोत्र, गोत्र वाले आपने सुना होगा कि गोत्र संरचना, ये गोत्र भी यहीं से निकला है। गोत्र का मतलब होता है गाय का बाड़ा, यानी कि जिस इलाके में गाय रहती है उसका जो बाड़ा होता है उसका कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस गाय के बाड़े को कुछ नाम दे दिया गया, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, रमेश। फॉर एग्जाम्पल हमने रमेश मान लिया, तो इस बाड़े के नाम से इस पूरे गांव का नाम हो जाएगा कि ये गांव का नाम है रमेश। हमने इस बाड़े को नाम दे दिया दिहाली, तो पूरे गांव का नाम हो जाएगा दिहाली। ठीक है। तो वो और जो भी उस गांव में लोग रहेंगे, जो भी उस गांव में लोग रहेंगे उनके जो कुल है या उनका जो गोत्र है वो भी दिहाली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे गोत्र के नाम नहीं पता है, तो मैं ऐसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। तो गोत्र किसके नाम पर पड़ता है? जहां पर गाय को बांधे जाता है उस बाड़े का नाम पड़ेगा, उस बाड़े से पूरे गांव का नाम पड़ेगा, और जो उस गांव का नाम है या उस बाड़े का नाम है उसके आधार पर वहां रहने वाले व्यक्तियों का गोत्र डिसाइड होता है। ठीक है। तो ये गाय इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी कि इस गाय के लिए युद्ध होते थे। सोचो गाय के लिए युद्ध होते थे तो कितने इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे वर्तमान में मुद्रा, शक्ति के लिए युद्ध होते हैं, वैसे ही मतलब देखा जाए तो मुद्रा शक्ति का ही प्रतीक है। मतलब जिसके पास मुद्रा है उसके पास शक्ति है, उस टाइम पे जिसके पास ज्यादा गाय है उसके पास शक्ति है। तो यह गाय के लिए युद्ध होते थे, इसलिए राजा को बनाया जाता था ताकि वो गाय उसके लिए युद्ध करे, हमारी गायों को बचाए, और अगर वो युद्ध में जीतता है तो जिससे जीता है उस राजा की गाय को भी अपने पास लेकर आए, क्योंकि ऐसा हमेशा होता था। कोई भी व्यक्ति अगर किसी गांव पर्टिकुलर एरिया को जीता था तो उसके संसाधन पर उसका अधिकार हो जाता था जीतने वाले का। तो इसी वजह से यह राजा बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम गौप से दिया, मतलब गाय के नाम पर दिए हैं। जैसे कि गौपति, गाय को बचाने वाला, जनस्य गोप, जन का गोप, मतलब जनता की जो गायें हैं उनको बचाने के लिए जन गोप। विषपति, भोगपति, भोगपति मतलब जो विषपति भोगपति जो भोग को ग्रहण करेगा, क्योंकि राजा के पास ऑब्वियस सी बात है आम जनता से अधिक संसाधन होंगे, आम जनता से अधिक पैसा होगा। तो सीधी सी बात है, जो ये राजा होता है ना वो थोड़ा सा विलासीन अवस्था में रहता है आम लोगों से, तो इसको भोगपति वगैरह भी कहा गया है। ठीक है, अब समझ आया? तो ये लिख लीजिए आप इसके नाम। तो यहाँ पर दो पशु ऐसे हैं जो जिनका नाम सबसे ज्यादा आया है वेदों में और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो लिखिएगा दो प्रमुख पशु। पहला कौन? अभी मैंने आपको बताया था जिसके नाम पर ही युद्ध हो रहे हैं, गांवों के नाम पड़ रहे हैं। तो पहले नंबर पर आ गई आपकी गाय, तथा दूसरे नंबर पर है आपका घोड़ा। और एक चीज देखो कितनी डिफरेंट हो गई, ये दो चीज आज इस समाज के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, और ये ही दो चीजों के बारे में सिंधु सभ्यता वालों को ज्ञान नहीं। सिंधु सभ्यता वालों ने कभी भी गाय को अपना पालतू नहीं बनाया था, पालतू पशु नहीं थी गाय, और घोड़े के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इन दोनों पशुओं को सिंधु वाले जहां नहीं जानते थे, वहीं
इस समाज के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पशु। तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो इस वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से आराम से आपको समझा रही ताकि आपके दिमाग में बैठे रहे। ठीक है, तो अगर जिसने सिंधु सभ्यता पढ़ा उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो जरूर उसे भी देखिएगा। तो दो प्रमुख पशु कौन से हैं? गाय और घोड़ा यहाँ के दो फेमस पशु हैं जिनके बारे में वेदों में भी उल्लेख होता है। ठीक है, वेदों में भी उल्लेख है क्योंकि वेद है ही इनके समाज को बताने के लिए। इनके पवित्र और राजकीय पशु कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था ना, पवित्र या राजकीय पशु, जो इन दोनों में से भी इंपॉर्टेंट है जिसे पवित्र और राजकीय मांगना है, तो वो है गाय। गाय इनकी पवित्र और राजकीय पशु मानी गई है। ठीक है, गाय। ठीक हो गया। अब एक लाइन और लिख लीजिएगा, इस समाज में सबसे ज्यादा युद्ध गायों के लिए हुए हैं। इस समाज में या इस सभ्यता में सबसे ज्यादा युद्ध गायों के लिए हुए हैं। इस समाज में, इस सभ्यता में सबसे अधिक युद्ध गायों के लिए हुए हैं। ठीक है। और अच्छा एक बात बताओ, इस सभ्यता को हम क्या क्या कहते हैं? कल मैंने आपको बताया वैदिक समाज, वैदिक सभ्यता, इसको हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अगर आर्य नाम आए तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत से बच्चे समझ गए होंगे। जिन्हें नहीं आता है तो आप लिख भी लीजिए कि इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समाज बनाया है वो आर्यों ने बनाया। यहाँ के समाज बनाने वालों को क्या कहा गया? आर्य कहा गया। ठीक है, फटाफट लिखिए, मिटा दू। लास्ट लाइन में आपको ये लिखना है कि ये सभ्यता वाले गायों के लिए अधिक युद्ध करते थे। देखो, राजा बन गया, राजा को क्यों बनाया गया ये भी आप समझ गए। बट क्या इतने बड़े समाज को, क्योंकि गांव, ग्राम या कबीला कोई छोटी मोटी इकाई नहीं है, बड़े इकाई है और बड़े लोग, बड़ी इकाई है, अधिकतर लोग यहाँ पर रहते थे। तो राजा कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस के घर में जाएगा, किस किस की गायों को देखेगा? तो इसके साथ काम करने वाले कुछ और लोग तो होंगे। जैसे हर समाज में आपने सुना होगा, जहां राजा होता वहां उसके मंत्री भी होते, ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता था। राजा के लिए ना कुछ सभा और समिति बनाई जाती थी, ये लोग मिलकर कुछ फैसले लिया करते थे और राजा की हेल्प किया करते थे। जब भी राजा को कोई डिफिकल्टी फेस करनी होती थी या युद्ध में जाना होता था तो ये इनकी हेल्प करते थे। तो राजा के साथ जो इनके मंत्री गण थे उन्हें हमने 2 टाइप्स में बांटा है। तो सबसे पहले लिखिएगा, इसको हम मंत्री गण नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आया है मंत्रीगण। तो यहाँ 2 चीज होती थी, एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। ऐसे लिखिएगा, 2 जगहों में सभा और समिति। ऊपर से लिख सकते हैं राजा या राजा के हेल्प के लिए, राजा की मदद के लिए। सभा और समिति ये 2 चीजें होती थी, इन दोनों में ही अंतर है। सभा जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, समिति वहां आम थी। कहने का मतलब है कि वर्तमान में भी आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्रीगण और राज्य मंत्रीगण या उपमंत्री, 3 टाइप के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल अलग होता है, मंत्री परिषद अलग होती है, या फिर कैबिनेट मंत्री। आपने नाम सोचा, जैसे कैबिनेट मंत्री में सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री आते हैं आपके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। इनके नाम आप हर वक्त कभी ना कभी न्यूज में सुनते रहते होंगे और इनका रोल भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन वहीं जो राज्य मंत्री होते हैं, ये इन्हीं के टॉपिक से जुड़े हुए जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करते हैं। कहने का मतलब सबसे बड़ी इकाई इन लोगों की कैबिनेट मंत्री की, उसके नीचे होते हैं राज्य मंत्री, उसके नीचे होते हैं उपमंत्री। यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड है, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आएगा, लेकिन यहाँ हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सभा। हमेशा से आपने एक चीज देखी होगी कि पहले के जमाने में समाज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वर्ग को दी जाती थी? जैसा वर्तमान में कोई पढ़ा लिखा, जिसने अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जिसको अच्छी नॉलेज हो, उसका बहुत ज्यादा सम्मान होता है। लेकिन पहले के जमाने में तो इतना ज्यादा देखा नहीं जाता था क्योंकि ज्यादा ना शिक्षा थी ना कुछ था। तो पहले के जमाने में ना एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था। मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छा है उसको बहुत ज्यादा इज्जत दे दी थी। और समाज में एक्सपीरियंस किसको होता था? जिसकी आयु बढ़ती जाती थी, यानी कि बुजुर्गों को। इन समाज में आपके जमाने में बड़ों की बहुत इज्जत होती थी। बुजुर्ग जो घर का होता था उसकी बहुत ज्यादा आदर होता था। जब भी वो घर में होता था उनके सामने ज्यादा ठिठोली, हंसी ठिठोली नहीं की जाती थी, बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट होती थी। वर्तमान में तो ये सब कुछ खो गया है, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है, हमारा परिवार रही है बड़ों की इज्जत करना, उनकी तहजीब रखना, तो ये होना चाहिए। तो उस टाइम पर ये बुजुर्गों के लिए बहुत, तो उस टाइम पर भी ऐसा ही होता था, बुजुर्गों की बहुत इज्जत होती थी। तो ये सभा मिलकर बनती थी बुजुर्गों से। ये सभा किसकी होती थी? बुजुर्गों, गांव के जो बुजुर्ग होंगे बुजुर्गों की होती थी या बुजुर्गों से मिलकर बनती थी। यहाँ बुजुर्गों की होती थी या बुजुर्गों से मिलकर बनती थी। अब ये सभा इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट फैसले कौन लेगी? ऑब्वियस सी बात है। तो लिखना, यहाँ प्रमुख फैसले लेने वाली संस्था थी। यहाँ प्रमुख फैसले
लेने वाली संस्था थी। और ये जो सभा है ना, यही राजा का चुनाव भी करती थी। देखो राजा को ऐसा नहीं है कि हाँ वो तो सही बात है कि तो राजा है, राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था ना, राजा का बेटा अगर लायक नहीं है तो ये जो सभा है, सभा में चयन होता था कि किसको राजा बनाया जाए। और राजा, अगर राजा का बेटा राजा बन रहा है तो उसमें देखा जाएगा कि उसमें वो गुण है राजा बनने लायक या नहीं है। तो इस टाइम पर सभा की ना बहुत ज्यादा पावर थी। सभा राजा को बना भी सकती थी, राजा को मिटा भी सकती थी, यानी कि उसके पूरे कुल को मिटा सकती थी। अगर पहला राजा बना, दूसरा राजा बना, तीसरा राजा काम का नहीं है तो उसे हटा के किसी और व्यक्ति को राजा बनाया जा सकता था। ठीक है, तो सभा के पास उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट शक्ति थी। तरफ है समिति। अब समिति में भी कोई ना कोई तो होंगे। अब समिति में जितने भी लोग बच गए हैं, जो लोग वयस्क हैं, जिन मतलब बच्चों से बड़े, जिन जो लोग वयस्क है, जिनको जानकारी है इन चीजों के बारे में, तो ये आम लोगों की होती थी। जितने भी आम लोग हैं इसमें आकर जुड़ सकते थे। आम लोगों की संस्था। ये भी फैसले लेते थे, लेकिन ये छोटे और आम फैसले लिया करते थे। छोटे तथा आम फैसले। आम फैसले लेते थे। ठीक है, तो राजा सबसे बड़ा होगा, कबीला का जो सबसे प्रमुख है वो राजा। राजा की हेल्प करने के लिए सभा और समिति बनाई जाएगी। सभा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लोग इसमें होंगे, वो होते थे बुजुर्ग। और इनकी जो प्रमुख अगर इंपॉर्टेंट है तो प्रमुख फैसले भी ये ही लेंगे। दूसरी तरफ होती थी समिति। जितने भी लोग बचे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है या जिन लोगों को ज्ञान है, जो इससे जुड़ना चाहते हैं, सारे वयस्क लोग इसमें आकर जुड़ते थे। ये आम लोगों की संस्था होती थी और ये छोटे मोटे आम फैसले ये लोग लिया करते थे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होती थी। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे से लिखना, सभा तथा समिति दोनों में, सभा तथा समिति दोनों में स्त्रियों को आने का अधिकार था। स्त्रियों को आने का अधिकार था। वर्तमान में आपको लगेगा ये कौन सा अधिकार है महान, लेकिन बहुत है, क्योंकि हम आज की बात नहीं कर रहे हैं या फिर आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। ये आज 3,500 साल पहले की बात हो रही है, जहां पर स्त्रियों की इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन यहाँ पर स्त्रियों को सभा और समिति, जो कि ऐसी संस्था है जो फैसले लेती है, मतलब फैसले लेने के लिए आप स्त्रियों को इन्वाइट कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ मिलकर आप फैसले ले रहे हैं, उस जमाने में तो कितनी बड़ी बात होगी, सोचिए। तो इस टाइम पर स्त्रियों को भी सभा समिति में आने की इजाजत होती थी। और वर्तमान में भी बहुत सी जगह नहीं आने देते, मतलब अभी भी हमें बड़ी मुश्किल से 33% रिजर्वेशन मिला है लोकसभा के लिए। तो सोचो आज जाकर वो मिला है और रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ रही है, जबकि जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। स्त्रियों का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था समाज को चलाने की, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट क्या करें, वही बात है ना कि हमेशा से स्त्रियों को इन चीजों में हक नहीं दिए गए हैं, दैट्स वाई अब रिजर्वेशन दे रहा है। लेकिन इस टाइम पर सभा और समिति में स्त्रियों को आने का हक था। इस टाइम तक ज्यादा ना ऐसा कुछ दोनों में कंपैरिजन नहीं होता था। बस एक जगह पे बहुत कंपैरिजन होता था कि लोग पुत्र की प्राप्ति को ज्यादा मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि कबीला और समाज को एक पुरुष ही चला सकता था। क्योंकि ये पितृतंत्रात्मक संस्था है, इसलिए पुत्रों को ज्यादा मांगा जाता था। जब भी पूजा हवन यज्ञ पुत्र की प्राप्ति के लिए किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के पैदा होने पे दुख मनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता था। स्त्रियों को भी इज्जत और सम्मान था इस समाज में। ठीक है, ये लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर होती है क्लास कंप्लीट। आज हमने इनका राजा और सस्ता सब कुछ देख लिया है। कल हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट 10 राज्य युद्ध है, इसका वर्णन किसमें किया गया है और इसके समाज के बारे में हम लोग कल देखेंगे। बाकी का जो बच चुका है वो देखेंगे, और बाकी का समाज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बच गई हैं हम उसे कल देखेंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम में, ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को वहां शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ही शेयर कीजिएगा, वरना इस वीडियो क्लास का कोई फायदा नहीं है। और लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। और अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि जो हमने क्वेश्चन वाली सीरीज की थी लाइव, वो अब नेक्स्ट कब करें, किस दिन आपको ये क्लास चाहिए है, हम उसी दिन तो हम उसी दिन वो क्लास करेंगे। आप मुझे जरूर बताना लाइव कब हम क्लास करें।
और बाकी आपको टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।